नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के सामने क्लास 9 का फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर जो आप लोगों का है मोशन गति के बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो सबसे पहले गति के बारे में जानेंगे कि गति होता क्या है। तो हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को दैनिक जीवन में देखते हैं कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती रहती है। एक निश्चित समय अंतराल में एक वस्तु दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है। तो स्थानांतरण का जो रीजन है उसे हम आसानी से कह सकते हैं कि वस्तु में गति है, यानी वस्तु गति कर रही है। उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं कि सड़कों पे देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो गाड़ियां हमारी आती जाती रहती हैं, उनका क्या गति की अवस्था में। दूसरा हम कह रहे हैं कि हम जो अपना दैनिक कार्य करते हैं, कोई भी काम हो, जैसे हमें मार्केट जाना होता है, तो मार्केट जाना होता है तो हम क्या अपने घर से निकलते हैं, मार्केट जाते हैं, तो हम क्या गति करते हैं। तो हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ये क्या गति कहलाता है। और फिजिक्स यानी भौतिक के नज़र से अगर हम गति को परिभाषित करना होता है तो हम कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनमें समय परिवर्तन के साथ वो अपना स्थिति को भी परिवर्तित करें, यानी ऐसी वस्तुएं जो समय परिवर्तन के साथ साथ उनमें स्थिति की परिवर्तन होता है, वो गति की अवस्था में कही जाती हैं। और इसके गति की अवस्था में जैसे सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर जैसे कि कोई वस्तु हमारी रखी हुई है, ये कोई हमारी बॉडी है, और इसे ये यहाँ से चलकर आई इस पॉइंट पे आई, तो ये क्या कहते हैं कि ये वस्तु हमारी, ये बॉडी जो भी समय हमारा या जो भी इस वस्तु को समय लगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, यानी यहाँ से यहाँ तक इस वस्तु को आने में गति करना पड़ा, यानी वस्तु में गति हुई, यानी इस वस्तु को गतिशील होना पड़ा। अब ये वस्तु अगर कुछ समय लेके अगर किसी तीसरे स्थान तक आती है तो हम क्या कहते हैं, ये वस्तु में गति हो रही है, यानी वस्तु एक स्थान से अगर दूसरे स्थान तक किसी निश्चित समय अंतराल में अगर अपनी स्थिति को बदल रही है तो हम कह सकते हैं आसानी के साथ वस्तु गति की अवस्था में है। अब गति की अवस्था में, तो गति की अवस्था में अब गति को आगे डिराइव करने के लिए, पढ़ने के लिए इसमें हम आपको बताएंगे मापन की आवश्यकता होती है। तो मापन में हमें दो राशियां मिलती हैं। एक होता है सदिश राशि और एक होता है अदिश राशि। सदिश राशि को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी और अदिश राशि को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर मीन्स होता है हमारा क्या, अदिश राशि, और वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। ये हमारा होता है। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि अदिश राशि किसे कहते हैं और सदिश राशि क्या कहते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ए पॉइंट पे आ गया, क्या, अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशि हम उन्हें कहते हैं कि वे भौतिक राशियां जिन्हें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी जिनका सिर्फ परिमाण होता है, उनकी कोई दिशा निहित नहीं होती है, ऐसी राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के तौर पे बात करते हैं तो दूरी, आयतन, भार, द्रव्यमान, इन राशियों को मापने के लिए जो हम क्वांटिटीज का उपयोग करते हैं वो अदिश राशि। द्रव्यमान को अगर हम लेते हैं एज में द्रव्यमान,
तो इसे जिस क्वांटिटी में नापा जाएगा तो इसमें दिशा को निर्देशित नहीं किया जाता है। भार हो गया दूसरा एग्जाम्पल, भार को जिस क्वांटिटी में नापा जाएगा उसमें भी हम दिशा को निर्देशित नहीं करते। भार को किस में नापते हैं? केजी यानी किलोग्राम में हो गया। द्रव्यमान हमारा इसमें मोल में इसकी काउंटिंग की जाती है। आगे अगर हम बात करते हैं घनत्व, दाब, ऊर्जा, घनत्व हो गया, दाब हो गया, आपका ऊर्जा हो गया, तो ये जितनी भी एक्सेट्रा ऐसी बहुत सारी आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिनका सिर्फ परिमाण ज्ञात होता है, उनका कोई दिशा निर्धारित नहीं होता है। अब यहाँ पे सवाल क्रिएट हो रहा है जो आपके सामने, परिमाण होता क्या है, तो हम जान लेते हैं परिमाण क्या होता है। परिमाण का जो जिक्र किया जाए, परिमाण हम उसे कहते हैं कि जिन्हें वो भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अंकीय मान की आवश्यकता होती है, यानी वे भौतिक राशियां जो अंकीय मान द्वारा व्यक्त की जाती हैं, तो वो जो अंकीय मान हम व्यक्त करने के लिए उपयोग करते हैं उन्हें हम परिमाण कहते हैं। उसमें कोई दिशा निर्धारित नहीं होती है। तो और इसके बाद आपका अदिश राशि यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सदिश राशि की। सदिश राशि जिसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि हम उसे कहते हैं जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे हमारा हो गया विस्थापन। अब विस्थापन क्या होता है? ये मोशन गति का चैप्टर जब हम आगे बढ़ेंगे, इसी चैप्टर में हम आगे आपको क्लियर करके बताएंगे कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन का जो मापन होता है वो हमारा अंकीय मान के साथ साथ दिशा को भी निर्देशित करता है। दूसरा एग्जाम्पल इसका हो गया वेग। वेग का भी जो हम मापन करते हैं इसमें भी अंकीय मान के साथ साथ दिशा को निर्देशित किया जाता है। इसके बाद आ गया आपका त्वरण, एक्सीलरेशन जिसे बोलते हैं। एक्सीलरेशन को यानी त्वरण को भी मापने के लिए हम क्या अंकीय मान और दिशा दोनों का इसमें निर्धारण होता है। तो आपका ये हो गया सदिश और अदिश राशि, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम आपको ले चलते हैं आगे, दूरी तथा विस्थापन आपका अगला हेडिंग होता है। दूरी तथा विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, दूरी तथा विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो दूरी होती क्या चीज है, पहले हम ये जान लेते हैं। डिस्टेंस यानी दूरी। दूरी हम उसे कहते हैं अगर जब कोई वस्तु किसी समय अंतराल में जितनी लंबाई को, मार्ग की जितनी लंबाई तय करती है वो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है। सपोज दैट अगर ये पॉइंट ये है, पॉइंट ए से ये कोई पार्टिकल अगर किसी समय निर्धारित समय t1, सपोज दैट t1 समय के अंतराल में ये पॉइंट बी पे पहुंचता है और ए से बी की दूरी हमारी अगर मान लेते हैं 2 किलोमीटर की यहाँ पे होती है, और फिर वही बॉडी जो यहाँ बी से होके कुछ t2 समय के अंतराल पे
पॉइंट सी पे अगर यहाँ पे पहुँचता है और ये बी से सी के बीच की दूरी अगर हम सपोज कर लें 3 किलोमीटर होता है, और इस कंडीशन में अगर हमसे पूछा जाए कि दूरी क्या हुआ, तो हमने आपको पहले क्लियर कर दिया कि दूरी किसी भी वस्तु द्वारा दूरी उसे कहते हैं कि जो वस्तु के मार्ग की कुल लंबाई जितनी होती है वो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है। यानी वस्तु की कुल लंबाई बराबर हो जाएगा आपका क्या, AB के बीच की दूरी प्लस BC के बीच की दूरी। AB के बीच की दूरी प्लस BC के बीच की दूरी, यानी 2 + 3 = 5 किलोमीटर। यानी कोई भी ये जो वस्तु है A से B फिर B से C तक, यानी ये कितनी दूरी तय की, या ये हम दोनों को ऐड करके यहाँ पे कैलकुलेट। ऐसे भी जो भी दूरी का मापन होगा, ऐसे वस्तु द्वारा जितनी दूरी चली जाएगी वो आपका टोटल कैलकुलेट होगा। कभी कभी कुछ सिचुएशन इस तरह से हो जाता है कि अगर कोई वस्तु A पॉइंट से B जाती है, B पॉइंट से C जाती है, इस कंडीशन में अगर फिर ये बॉडी यहाँ से आपका C पॉइंट से अगर ये रिटर्न होती है, वापस आती है, ये कंडीशन होता है कि ये वस्तु इस तरफ जाती है A से B फिर B से C के तरफ जाती है। कभी दूसरा कंडीशन होता है कि ये बॉडी C से B आती है फिर ये B से आपका A की तरफ आती है। यानी अगर उदाहरण हम अपने आप को ले लेते हैं कि कभी हम अपने घर से निकलते हैं, मार्केट जाते हैं, फिर मार्केट से जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं खरीदते हैं, खरीदने के पश्चात फिर हम घर आते हैं, तो हमारे द्वारा कितनी दूरी तय की गई, तो हमारे द्वारा दूरी जो तय की जाती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी मार्केट से घर से मार्केट गए वो दूरी प्लस मार्केट से जो घर आए वो दूरी। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, A से B, B से C ये दूरी, फिर आप C से वापस आ रही है वस्तु अपना A पॉइंट की तरफ, तो ये फिर 3 किलोमीटर फिर 2 किलोमीटर ये कैलकुलेट होगा। यानी 2 + 3 5 और फिर ये वापस आ रही है तो 3 + 2 5, यानी 5 + 5 = 10 किलोमीटर। ये हो गया आपका दूरी। तो दूरी आपका क्लियर है। इसके बाद हम बताते हैं दूरी का मात्रक, साथ साथ इसे भी ध्यान देते चलिए। दूरी का मात्रक, तो दूरी का मात्रक भौतिक राशियां, जब भी कोई भौतिक राशि का अगर हम मापन करते हैं तो वो जो हमारा मापन होता है वो हमारा होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्रणाली के अंतर्गत होता है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत हम किसी भी भौतिक राशि का मापन करते हैं। तो इस कंडीशन में जो दूरी का मापन होगा वो हमारा मीटर होता है, यानी दूरी का जो मापन हमारा होगा वो मीटर में होगा। ये क्लियर है। अब आगे आपका जो टॉपिक होता है वो चलते हैं विस्थापन में। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो एक निश्चित दिशा में, शुरू में ही हमने बताया कि सदिश और अदिश राशियों में क्लियर किया गया है आपका कि विस्थापन एक क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशि में आपको परिमाण के साथ साथ दिशा को भी बताया जाता है। तो विस्थापन आपका हो जाता है कि किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच के न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यानी ए पॉइंट से कोई वस्तु अगर हमारा चल के पॉइंट बी तक पहुंचता है किसी भी समय अंतराल के दौरान, तो ये वस्तु पहला तो ए से बी तक की ये दूरी हो गई।
अब विस्थापन की बात आती है इस कंडीशन में, तो प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम, यानी वस्तु की यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति वस्तु की प्रारंभिक स्थिति की बात करते हैं ए पॉइंट पे, और यहां से अगर ये यहाँ पे अंतिम स्थिति वस्तु की क्या होती है, बी पॉइंट पे ये जा रहा है, वस्तु की अंतिम स्थिति आपकी यहाँ पे हो गई ये बी पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक वस्तु जितनी दूरी तय की, यानी इसके अंतर को हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं। यानी सपोज अगर पॉइंट ए से बी तक ये वस्तु चलने में जो 2 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो वस्तु का विस्थापन यहाँ पे हो जाएगा, वस्तु का विस्थापन बराबर आपका हो जाता है क्या, प्रारंभिक स्थिति, यानी ये पॉइंट, कोई भी वस्तु अगर अपने प्रारंभिक बिंदु से चलती है तो उस समय वस्तु की प्रारंभिक स्थिति की दूरी शून्य मानी जाती है। यानी प्रारंभिक स्थिति आपकी यहाँ पे शून्य और अंतिम स्थिति क्या, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चली, यानी 2 किलोमीटर की दूरी तय की, तो ये आपका अंतिम स्थिति 2 किलोमीटर हो गया। तो हमने डिस्प्लेसमेंट को परिभाषित किया कि कोई भी वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में प्रारंभिक स्थिति से अपने अंतिम स्थिति तक जितनी दूरी तय करती है वो वस्तु का विस्थापन होता है। यानी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के अंतर को वस्तु का विस्थापन करते हैं, यानी 2 माइनस आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी 2 किलोमीटर ही कैलकुलेट किया जाएगा। अगर दूसरे कंडीशन में हम बात करते हैं कि ये वस्तु बी पॉइंट तक चली, फिर बी पॉइंट से ये वस्तु आपकी आगे बढ़ती है सी पॉइंट की तरफ, और सी पॉइंट तक जाती है ये 3 किलोमीटर की दूरी यहाँ से यहाँ तक की होती है। तो इस कंडीशन में हम कैलकुलेट क्या करेंगे कि अब बी से सी की अगर विस्थापन की बात किया जाता है तो उस समय में ये जो बी पॉइंट होगा ये वस्तु का क्या होगा, वस्तु की ये प्रारंभिक स्थिति हो जाएगी, प्रारंभिक स्थिति हो जाएगी, और ये सी पॉइंट जो होगा ये वस्तु का अंतिम स्थिति हो जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद आपका अगला टॉपिक आएगा दूरी तथा विस्थापन में अंतर। तो ये बहुत ही इजी है जिसे हम कल डिराइव करेंगे। आज के लिए आप इतना ही देखिए, बाकी धन्यवाद।